हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के इतिहास के बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। हम लोग आज कक्षा 10 के इतिहास की दुनिया भाग 2 जो बिहार बोर्ड के लिए छात्र एवं छात्राओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एसएसटी के लिए, उसे हम आज पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग इसमें मैं बता देना चाहता हूँ कि अब क्या हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग चैप्टर के बारे में विश्लेषण जानकारी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करते जाएंगे। तो आप बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ है। तो हम लोग आज इतिहास की दुनिया इकाई फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट के यूरोप में राष्ट्रवाद को हम लोग समझने जा रहे हैं। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। हम लोग देखते हैं, राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागरूकता का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है, कह रहा है कि राष्ट्रवाद क्या है, विश्व के राजनीतिक के जागृत यानी राजनीतिक के तरीके से जागरूकता का एक प्रतिफल है। यह एक भावना है। राष्ट्रवाद क्या है? एक तरह का भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। ये क्या करता है? जो सामाजिक दृष्टिकोण से भौगोलिक स्थान से रहने वाले भौगोलिक स्थान से, जैसे भौगोलिक स्थान के मतलब हुआ कोई पहाड़ी इलाका में रहता होगा, तो कोई समतल इलाके में रहते होंगे, कोई है न कोई ग्रामीण इलाका में रहता होगा, तो कोई शहरी इलाका में रहता। उस तरीके को हम लोग कहते हैं भौगोलिक क्षेत्र कहते हैं। संस्कृति का मतलब होता है रहना सहना, पहनावा और ओढ़ावा को हम लोग कहते हैं सांस्कृतिक। सामाजिक परिवेश, जिस तरीका से हम लोग समाज में रहते हैं उसी को कहते हैं सामाजिक परिवेश में रहना एकता ही वाहक बनाती है, जिससे यही यूरोप का यह कह सकते हैं राष्ट्रवाद का प्रतिपादन करता है। राष्ट्रवाद की भावना का बीज रोपण यूरोप में पूर्ण जागरण के काल से ही हो चुका था। राष्ट्रवाद की भावना जो हो गया था यूरोप में पूर्ण जागरण के काल से ही हो गया था, परंतु 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से यह उत्पन्न रूप में प्रकट हुए। 19वीं शताब्दी में तो यह उत्पन्न एवं आक्रमण रूप में सामने आई। इसके कारण भी एसेस्ट और परिणाम भी युगांतरिक रहे। कह रहा है कि ये जो राष्ट्रवाद का राष्ट्र के बाद है, जो यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति 1789 के बाद आया, जो ये क्या रहा है एक 19वीं शताब्दी में, ये बहुत ही इसका परिणाम बहुत ही अच्छा इसका मिला। तो कह सकते हैं यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राजक्रांति तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमण में ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीतिक के अभिजातवर्गीय परिवेशन से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वधारण की वस्तु बना दिया। करे जब यूरोप में राष्ट्रीयता का भावना जब जग रहा था, तब उसी समय कब जगा? उसी समय फ्रांस में राज्य क्रांति हो रहा था। और फ्रांस में जब राज्य क्रांति हो रहा था, वही ने वहाँ के जो क्रांति जो कार्य थे, जो नेपोलियन आक्रमण किया। कहाँ पर आक्रमण किया? यूरोप में आक्रमण किया। तो इसका और यहाँ के लोग फ्रांसीसिया के लोगों को क्रांति में राजनीतिक अभिभाषकों को प्रवेश से बाहर रखा था। यानी कि यहाँ फ्रांसीसी क्रांति में जो था, जो नीचे वर्ग के लोग थे, उन्हों इस क्रांति से बाहर रखा गया था। जैसे अखबारों, जो अखबार बेचते थे उनको अलग रखा गया था, जो सड़क बनाते थे उनको अलग रखा गया था, सर्वधारण की वस्तु बना दिया था। अरे बहुत सारे वहाँ के निवासियों को सिर्फ एक मनुष्य नहीं, एक वस्तु की तरह समझा करते थे। सड़कों और बना दिया था। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मन और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किया। करा नेपोलियन ने ही क्या किया? जर्मनी और इटली के भौगोलिक नाम को परिधि को बदल दिया। जिस तरीक़ा से वहाँ के भौगोलिक परिधि थे उसे अलग करके क्या बना दिया गया? वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा दिया गया।
इससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रस्ताव हुआ। जब तो कह सकते हैं कि हम लोग कह सकते हैं कि नेपोलियन ने ही इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रस्तावित किया। करा कि विरोध में देशभक्त ने दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुत्व और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजय शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना में 1815 में एकत्र हुआ। जब नेपोलियन का क्या हुआ था पतन और नेपोलियन बुरी तरह से हार चुका था, तब उसी समय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में लोग वहां एकत्र हुए, जिनका उद्देश्य यूरोप में पूर्ण उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्ध और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया था। नेपोलियन यानी कि कहने को वहाँ के जो बड़े अधिकारी थे, वहाँ के जो राजाएं थे, उन नेपोलियन ने जो राजाओं के अस्तित्व को खत्म करना चाहता था, लेकिन नेपोलियन को वहाँ हार हो जाने के कारण वहाँ के बड़े लोग ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना में 1815 में संगठित हुए और वह नेपोलियन से युद्ध से क्या हो गए थे, विजयों से अस्त व्यस्त हो गए थे, उसको सुधार करने के लिए वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे। राजनयिक इस बात को देख सकने में असमर्थ रहे कि जनतंत्र और राष्ट्रीयवाद की नई शक्तियाँ राजनीति को निर्धारित करने वाले नए तत्वों के रूप में उभर रही थी। वहाँ के जो लोग जो नए पुराने शासक लाना चाह रहे थे, वह ये देखना भूल गए कि वहाँ नए राजनीतिक में नया तंत्र आ रहा, नए तरीके से राजनीतिक आ रहा, जिस प्रकार से हमारे मोदी जी का नए तरीका से राजनीति में आया, जो कई बार जीत चुके हैं। सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया। 1815 में जो अब फ्रांस के 1815 में जो जर्मनी की 1815 में जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में जो सम्मेलन हुआ था, उसमें ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया जो घोर प्रतिक्रियावादी हैं, जो घोर यानी कि कहने जो कट्टर एकदम है कि उसे एकीकरण चाहिए, राष्ट्रवाद चाहिए। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर ऐसे व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में उसे शांति संतुलन को स्थापित करना था। उस समय यहाँ से क्वेश्चन आपको यह बनेगा कि 1815 में वियना सम्मेलन में कौन कौन भाग लिया था? तो ब्रिटेन, रूस, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया ने भाग लिया था। प्रश्न इस तरीका से भी बन सकता है कि 1815 में वियना सम्मेलन 1815 में जो सम्मेलन हुआ था वह कहाँ पर सम्मेलन किया गया था? तो वियना में किया गया था। वियना है क्या? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, जिसे नेपोलियन के युद्ध ने समाप्त कर दिया था। नेपोलियन के युद्ध ने लोगों जो ऑस्ट्रिया में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में जो सम्मेलन हुए वहाँ के लोग को उसे बुरी तरीक़ा से नेपोलियन ने क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी, उसका विरोध करना और पुरातत्व व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य था। मेटरनिख का मेन उद्देश्य यह था कि वहाँ जो पूर्ण व्यवस्था, पहले जो व्यवस्था लागू था वही व्यवस्था वहाँ पर लागू करना मेन इसका उद्देश्य था। अतः वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हो गया। यानी कहने का मतलब जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना 1815 में वहाँ सम्मेलन हुआ था, वियना सम्मेलन से जो वहाँ के नेपोलियन ने उस घोर प्रतिक्रियावादी को नष्ट करना चाहता था, उसका क्या हो गया? अंत हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि बिना समझौता से ही नेपोलियन का क्या हो गया? अंत हो गया। उसके बाद मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिख ने इसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। इटली जो वहाँ पर क्या करना चाहता था? शासन करना चाहता था। वह वहाँ का स्थापित रखने के लिए मेटरनिख ने कई राज्यों में विभाजित कर दिया। छोटे छोटे राज्यों में क्या कर दिया?
तोड़ दिया। सिसिली और नेपलस के प्रदेश बुर्बो वंश के सम्राट फ्रेडिंड को दे दिया गया। सिसिली और नेपलस के प्रदेश के जो था उसको किसको दे दिया गया? बुर्बो वंश के सम्राट कौन थे? फर्डियन को दे दिया गया। रोम और उसके आसपास के राज पोप को सौंप दिया गया। रोम जो था और उसके आसपास के जितने भी राज को था उसको किसको सौंप दे दिया गया? पोप को सौंप दिया गया। लेकिन सिलिरिया और नेपलस को किसे सौंप दिया गया? तो बुर्बो वंश के सम्राट फ्रेडिनेंड को सौंप दिया गया। लोम्बार्डी एवं वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुत्व कायम रहा। और लोम्बार्डी और वेनेसिया पर कौन शासन कर रहा था? ऑस्ट्रिया कर रहा था शासन। परमा, मोंडेना और टस्कनी के प्रांत हर्बसबर्ग राजवंश को दे दिया गया। ये सभी तोड़ के अलग अलग विभाजित कर दिया गया। जिस प्रकार से आप देखते होंगे पूजा होता होगा तो प्रसाद सबको बांट दिया जाता था। तो हम कह सकते हैं कि वियना समझौता में 1815 ईस्वी में हनुमान जी के प्रसाद जैसा पूरा यूरोप को क्या कर दिया गया था? बांट दिया गया था कि तुम यहाँ पर ये कब्जा कर लो, तुम यहाँ पर कब्जा कर लो। जिस प्रकार से हम लोग हनुमान जी के प्रसाद को क्या कर देते हैं? गाँव में बांट देते हैं कि उसको दे दो, इसको दे दो। उस प्रकार से यहाँ के सभी राज्यों को क्या कर दिया गया? बांट दिया गया, राजवंश को दे दिया गया। तथा जेनेवा और सार्डिनिया पिडमाउंट के राज में सम्मिलित कर दिया गया। और सर्बिया और पिडमानिया को किस में कर दिया गया? जेनेवा को सर्बिया पिडमाउंट में सम्मिलित, यानी कि कहने का मतलब मिला दिया गया इसमें। जर्मन में 39 रियासतों का संघ कायम रहा। जर्मन में टोटल कितने रियासत आ गए हैं? 39 रियासत, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया। यानी कह सकते हैं प्रत्यक्ष नहीं, यानी कि पूर्ण रूप से नहीं, कुछ रूप से या कुछ हद तक कह सकते हैं कि पूरा ऑस्ट्रिया का ही उस पर अधिकार था। हर संभव प्रयास किया गया कि उसमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं जागे, और इसीलिए तो यहाँ तोड़ा गया था इस ऑस्ट्रिया को। इसीलिए यहाँ सभी को क्या कर दिया गया था? तोड़ा गया था कि यहाँ पर जर्मन को इसीलिए तो तोड़ा गया था कि यहाँ पर क्या किया नहीं जाए? यहाँ पर राष्ट्रीयता का भावना जागृत ना हो पाए। मेटरनिख ने फ्रांस में भी पुरातत्व व्यवस्था की पुनर्स्थापना की। इस तरह वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय थी, लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी साबित नहीं हुई और जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ, जिससे यूरोप के लगभग सभी देश प्रभावित हुए। जहाँ जर्मन को 39 रियासतों में बांट गया था, और मेन रूप से किसका शासन था? ऑस्ट्रिया का। जो यहाँ का ऑस्ट्रिया का शासन था, जो कौन किया था? मेटरनिख ने बंटवारा किया था। और ये चाहता था कि यहाँ पर जर्मन में क्या न हो? राष्ट्रीयता का भावना उत्पन्न कब ना हो। लेकिन यह ज़्यादा दिन तक टिका नहीं। वहाँ पर तुरंत ही जर्मनी में तुरंत ही राष्ट्रीयता का भावना जागृत हो गया, और धीरे धीरे पूरे यूरोप में ही क्या होता चला गया? प्रसारित होते चला गया। फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया। कहेगा फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व व्यवस्था स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश का पुनर्स्थापना किया गया। फ्रांस में बोलेगा वियना सम्मेलन में कौन सा राजवंश को पुनर्स्थापित किया था? बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया था। जो बुर्बो वंश के जो राजा कौन थे? लुई 18वां फ्रांस का राजा था। बुर्बो वंश का राजा कौन था? लुई 18वां। इसने फ्रांस की बदलती हुई परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता पर पुरातनस्थित व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। उसने प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादी शक्तियों को मध्य सामंजस्य स्थापित किया। यह लुई जो 18वीं था, यह उस बात को समझ गया था कि फ्रांस के रूप जर्मनी के लोग अब ऐसा रहने वाला नहीं है। वो अब पहली वाली परिस्थितियों में फिर दोबारा लौटकर आने वाला नहीं है। यही कारण था कि वो इस सारा को धीरे धीरे सुधारना चाहते थे। इसलिए प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी शक्तियों को धीरे धीरे खत्म करना चाहते थे, डायरेक्ट खत्म करना नहीं चाहते थे। करा कि
प्रयास किए। इस उद्देश्य में 2 जून 1814 ईस्वी को 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया गया, जो 1848 ईस्वी तक फ्रांस में चलते रहे। इस संवैधानिक घोषणा पारित किया गया कि अब इस तरीका का शासन पहले के जैसा शासन नहीं रहेगा। अब पहले के शासन व्यवस्था में बहुत ही सुधार आ गया था। यह घोषणा करके वह कब घोषणा किया गया? 2 जून 1814 तक। और यह घोषणा पत्र जो किया गया था, रूल में नियमों में बदलाव किया गया था, कब तक चला? तो 1848 ईस्वी तक चला, तक फ्रांस में चलते रहे। चार्ल्स एक्स यानी कि चार्ल्स 10वां, लुई 18वीं के बाद कौन आया वहाँ? चार्ल्स 10वीं के शासनकाल में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए, परंतु इसका परिणाम 1930 की क्रांति में पूर्ण रूप से सामने आया। जो घोषणा पत्र हुआ था 2 जून 1814 ईस्वी में सम्राट ने जो संवैधानिक घोषणा किया था, उसमें चार्ल्स 10वीं जब आए थे तो उस रूल में, नियम में कुछ सुधार किए थे, लेकिन उस सुधार भी कुछ ज़्यादा खास भूमिका निभा नहीं पाई। यही कारण है कि उसका परिणाम 1830 की क्रांति में देखने को मिला। चार्ल्स 10वीं एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसने फ्रांस को उभर रही राष्ट्रीयता, फ्रांस में जो उभर रही थी राष्ट्रीयता, इस तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक तथा लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। इसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिगने को प्रधानमंत्री बनाया गया। उस समय पोलिगने को क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री। 1830 की बात है। उसमें पोलिगने के प्रधानमंत्री कौन हुए? पोलिगने हुए। पोलिगने ने पूर्व में लुई 18वीं द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेषाधिकार से विभूषित करने का प्रयास किया। इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। प्रतिनिधित्व सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पोलिगने के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। चार्ल्स 10वीं ने इस प्रतिरोध को प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया। इस अध्यादेश के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जून 1930 को गृह युद्ध आरंभ हो गया। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। परिणामतः चार्ल्स 10वीं फ्रांस की गद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर दिया और इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो वंश के शासन का अंत हो गया। जब यहाँ पोलिगनेट को प्रधानमंत्री बनाया गया था तो ये लगता है, ये सोचा कि आज हम लोग क्या करते हैं, कुछ तूफानी करते हैं। और जो चार्ल्स 10वीं का जो कुछ नियम था, कानून था, उस कानून को क्या कर दिया गया? इसके द्वारा उस नियम और उस कानून को अंत कर दिया गया। और जब उस नियम और कानून को अंत कर दिया गया और एक 4 नए अध्यादेश लाया गया, उस चारों नए अध्यादेश में यह बताया गया, यह पारित किया गया कि अब जो भी विरोध किया जाएगा, जिसके द्वारा विरोध किया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इसका प्रतिफल जो पोलिगनेक ने था वह सोचा कि इस कठोर नियम लाने से वहाँ के लोग क्या होंगे, डर कर विरोध ना करेंगे। लेकिन जस्ट इसका उल्टा हुआ। वहाँ 25 जुलाई 1930 को जब अध्यादेश को तत्व को गला घोटा, यानी कि कहने का मतलब उसे दबाने की कोशिश किया, उसके बाद ही क्या हो गया, 1830 में गृह युद्ध आरंभ हो गया। और वह इतना भयानक आरंभ हुआ कि 28 जून 1830 को जब ये युद्ध हुआ था तो उसी के 1 मंथ 2 महीने बाद चार्ल्स 10वीं को यानी राजगद्दी त्याग कर वहाँ से क्या कर देना पड़ा, भागना पड़ा। इसके कारण क्योंकि पोलिगियन को वहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया गया था और इस बनाने पर यह निरंकुश शासन, यानी कि कहने का अर्थ हुआ यह ऐसा नियम, ऐसा कानून लाया जो जनता के हित में नहीं था। यही कारण हुआ कि वहाँ की गद्दी छोड़कर जिस तरीक़ा से अभी अफ़गानिस्तान के
प्रधानमंत्री राष्ट्रपति गनी अब्दुल गनी छोड़कर भाग गए, उसी प्रकार यहाँ के भी राजगद्दी त्याग कर चार्ल्स 10वीं ने इंग्लैंड क्या कर दिया, इंग्लैंड पलायन कर दिए। और इसी तरीक़ा से जर्मन में या फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन क्या हुआ, समाप्त हुआ। फ्रांस में जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश के स्थान पर ऑर्लेन्स वंश की गद्दी सौंपी गई। इस वंश के शासन लुई फिलिप ने उदारवादियों, पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की थी। एतत् उसकी नीतियों उदारवादियों के पक्ष में था, संवैधानिक गणतंत्र के निमित्त रही। इसी समय जब फ्रांस में गद्दी खत्म हो गया, वहाँ के जो बुर्बो वंश चार्ल्स 10वां था, बुर्बो वंश के राजा था, वो खत्म हो गए, तो कोई तो आएगा ही नहीं। तब वहाँ पर कौन आया, लुई फिलिप। लुई फिलिप क्या था, उदारवादी। उदारवादी का मतलब होता है वह जनता के प्रति सोचे, जनता के लिए सोचे, और ये हमेशा जनता के भलाई सोचे, उसे कहते हैं उदारवादी। और यह वहाँ के पत्रकारों, वहाँ के जनताओं के हिसाब से इसे सत्ता में लाया गया था, और जो बहुत ही अच्छा नीतियाँ लाई उदारवादी नीतियाँ लाई, जिसके कारण वहाँ पर कुछ दिन तक यह रह पाए। 1830 की क्रांति का प्रभाव। जब 1830 की क्रांति हुआ, यहाँ के बुर्बो वंश को यानी कि लुई 10वीं बुर्बो वंश का अंत कर दिया गया, तो इसका कोई परिणाम होगा। इसका परिणाम यह हुआ कि इस प्रकार जुलाई की क्रांति इस बात की सूचक थी कि देश में कट्टर राजनीतिवादियों के प्रभाव कम हो रहा था। अब वास्तव में यह क्रांति मध्यवर्गीय और लोक संप्रभुता के सिद्धांत की देन थी। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को निर्मूल सिद्ध कर दिया। इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा और राष्ट्रीयता का, देशभक्ति की भावना का प्रस्फुटन जिस प्रकार हुआ, उससे सभी यूरोप राष्ट्रों ने राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधारों तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रस्ताव किया। इटली तथा जर्मनी की एकीकरण तथा यूनान, पोलैंड एवं हंगरी के तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता का प्रभाव भी पड़ा। जब 1830 की क्रांति जब फ्रांस में हुआ और यहाँ से लुई 10 जो बुर्बो वंश के राजा थे, उनका गद्दी समाप्त कर दिया गया, तो यहाँ हम लोग देखते हैं, अगर एक सिंपल सा एग्जांपल उदाहरण के माध्यम से समझाया जाए, तो आप लोग देखते होंगे कि आप लोग के घर में अगल बगल में जो गोतिया होता होगा, आप जो कीजिएगा वही काम कौन करेगा, आपके बगल वाला करेगा। देख हिसकी, जिसको हम लोग कहते हैं, नॉर्मल भाषा में कहते हैं देख हिसकी करता। उसी प्रकार यहाँ हुआ, जब फ्रांस में गद्दी को त्याग दिया गया बुर्बो राजवंश के द्वारा, चार्ल्स 10वीं के द्वारा, तो वहाँ के लोग अगल बगल के राष्ट्रीय को लोगों को भी ये देखकर लगा कि हमारे राष्ट्र में भी क्या होगा, अब शांति होगा। इस तरीक़ा से हम लोग, जब वो कर सकता तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। इसी तरीक़ा से इटली जर्मन और यूनान, पोलैंड और हंगरी में भी क्या हो गया, राष्ट्रीयता और एकीकरण का लहर दौड़ पड़ा। जिस प्रकार से हमारे देश में पिछले इलेक्शन में मोदी लहर दौड़ पड़ा था, उसी प्रकार से 1830 में यूरोप में कौन सा लहर, एकीकरण और राजनीतिक और एकीकरण का लहर दौड़ पड़ा था। आंदोलन उठ खड़े हुए। आगे चलकर फ्रांस में भी लुई फिलिप के खिलाफ आवाज़ उठाने लगी, जिसमें फ्रांस में एक और क्रांति के पृष्ठ तैयार कर दिया। और हम जैसा कह सकते हैं कि जब लुई 10वीं जो बुर्बो वंश के थे, जब गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भागे, तो उसके बाद कौन आया था गद्दी पर, लुई फिलिप आया था। यह वहाँ के जनताओं के द्वारा बैठाया गया था, लेकिन फिर भी इनका भी शासन बहुत अच्छा नहीं चला पाए, यह भी अच्छी तरीक़ा से वहाँ के जनताओं को न्यायपूर्वक नहीं दे पाए। यही कारण हुआ कि यहाँ पर लुई फिलिप के भी खिलाफ क्या होने लगे, आवाज़ उठने लगे। फिर जाकर सन 1848 ईस्वी की क्रांति फिर आई। देख सकते हैं, जब लुई फिलिप आया था वो 1830 में, उसके बाद 1848 में भी क्रांति आया, यानी कि ज़्यादा 18 साल तक ये क्रांति यानी कि लुई फिलिप शासन कर पाए। लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, परंतु बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए सर्वनी मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए सन 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। लुई फिलिप ने भी खुद प्रधानमंत्री नहीं बना, ये किसको प्रधानमंत्री बना दिया,
गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया। जिस प्रकार से बुर्बो वंश में लुई 10 ने निंगलेंस को प्रधानमंत्री बना दिया था, उसी प्रकार से इसे गीजो को भी प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो आप सोच सकते हैं, जब लुई ने बनाया था बुर्बो वंश के राजा लुई चार्ल्स 10वें ने बनाया था लिंगवे को, तब उसका भी शासन नीति खराब था और उसे भी सत्ता से क्या कर दिया गया, हटा दिया। और यहाँ लुई फिलिप ने भी बनाया, गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। तो आप समझ सकते हैं कि इसका भी सत्ता ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। जो कट्टर प्रतिवादी था, ये कैसा था, कट्टर प्रतिक्रियावादी। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। वह किसी तरीक़ा से सुधार चाहता ही नहीं था। जो गीजो था, जो प्रधानमंत्री बना फ्रांस के, वो किसी तरीक़ा से यहाँ के राजनीतिक सुधार, गांव में रहने का सुधार, किसी तरीक़ा से सुधार यह वहाँ का चाहता ही नहीं था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्गों को साथ रखना पसंद किया। यानी कि इन्होंने क्या किया, गरीब वर्ग लोगों को त्याग दिया और यह सिर्फ वहाँ के अमीर वर्ग लोगों, जो पूंजीपति थे, उनका समर्थन। जब गीजो को प्रधानमंत्री बनाया गया तो ये कट्टरवादी था और वहाँ के लोगों को क्या, पूंजीपतियों का, जो लुई फिलिप का शासन था, जो पूंजीपतियों वर्ग का ही समर्थन कर रहा था और गरीब वर्गों को नहीं। इसीलिए इसे रखना पसंद किया। जिसे शासन के कार्यों को अभिरुचि नहीं थी और जो अल्पमत में भी था, और ऐसे को कार्य में लगाया गया जो कार्य करना चाहता भी नहीं था, उसमें उसका सहयोग भी नहीं था। ऐसे उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और न ही उसे विदेश नीति में ही किसी तरह की सफलता हासिल हो रही थी। उसके शासनकाल में देश में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त होने लगी। यानी कि लुई फिलिप के सरकार में वहाँ पर भूखमरी, ऐसा शासन था कि भूखमरी के कगार पर वहाँ ला दिया, जिसकी वजह से गीजो को आलोचना होने लगी। अब जो यहाँ के प्रधानमंत्री गीजो था, तो गीजो का आलोचना होने लगा, लोग गीजो के विरोध करने लगे। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। गीजो ने 22 फरवरी 1848 को क्या कर दिया, एक बहुत बड़ा भोज आयोजन किया। जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। और यहाँ पर कहा गया, बहुत जगह जगह हड़ताल किया गया, फ्लैग लगाए गए, झंडे लगाए गए, इसलिए कि वहाँ पर कि गीजो को, राष्ट्रपति को गद्दी को त्यागना होगा, प्रधानमंत्री की गद्दी को। 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी का त्याग दिया। वही हुआ जिस तरीक़ा से न फिलिंगनी ने त्याग कर भाग गया था, चार्ल्स 10 ने गद्दी त्याग कर इंग्लैंड चला गया था। उसी प्रकार 22 फरवरी को हुआ आंदोलन शुरू हुआ। 24 फरवरी को क्या कर दिया, लुई फिलिप ने गद्दी त्याग दी और ये भी कहाँ चला गया, इंग्लैंड चला गया। जैसा गुरु वैसा चेला, गुरु आगे लुई निकला आगे, तो ये भी पीछे लुई फिलिप भी निकल गया पीछे किसके, चार्ल्स 10 के पीछे। तत्पश्चात नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार दिया गया। और यहाँ नेशनल असेंबली का घोषणा हो गया। क्वेश्चन पूछेगा, नेशनल असेंबली की घोषणा कब हुआ था, 1848 में हुआ। कितने वर्षों के लोगों को मताधिकार दिया गया था, 21 वर्ष वाले लोग उम्रों के वयस्क पुरुषों को, सिर्फ पुरुषों को, नॉट महिलाओं को अधिकार दिया गया कि आप मताधिकार, यानी कि मताधिकार मतलब वोट आप दे सकते हैं, किया। काम के अधिकारी की गारंटी दी गई और वहाँ गारंटी लिया गया कि आपको काम मिलेगा।